हेलो। हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप? आशा करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए, हम लोग आज का ये लेक्चर अपना स्टार्ट करते हैं, रेशियो पार्ट 2। इससे पहले मैंने रेशियो पार्ट 1 का लेक्चर अपलोड कर दिया है। तो अगर आपको जानकारी नहीं है तो मैं आपको बता देना चाहूँगा कि मैंने ये जो सीरीज स्टार्ट की है, ठीक है, मैथ्स का कंप्लीट कोर्स मैं इसमें कराऊंगा। और ये जो कोर्स है ये स्पेशली सीजीपीएससी और सीजी व्यापम, छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के जो भी एग्जाम्स होते हैं जिनमें मैथ्स पूछा जाता है, उनके लिए स्पेशली डिजाइंड है। जैसे कि सीजीपीएससी प्री मेंस, सब इंस्पेक्टर, सीजी सब इंस्पेक्टर का एग्जाम, रेवेन्यू इंस्पेक्टर, फूड इंस्पेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर इंडस्ट्रीज, एसीएफ, हॉस्टल वार्डन, पटवारी, शिक्षक भर्ती और फॉरेस्ट गार्ड, पुलिस, ये सारे एग्जाम्स के लिए आपके जितने भी छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट में एग्जाम्स होते हैं जिसमें मैथ्स पूछा जाता है, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होगा। और ये सीरीज स्पेशली उन्हीं क्वेश्चनों का संकलन किया गया है। और ये जो सीरीज है इसमें मैंने 8-9 ऐसे टाइप के क्वेश्चंस लिए हैं, मतलब अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस लिए हैं जो एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना ये लेक्चर। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन है आपके सामने ये। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है रेशियो का, तो मैं आप सभी से विनम्र आग्रह करता हूं कि फर्स्ट पार्ट आप लोग रेशियो का देख लें, वहां से बेसिक आप समझ लें, मेथड को समझ लें कि कैसे सॉल्व करना है, और फिर आपको बड़े आसानी से सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे। ठीक है, चलिए। तो देखिए, यहां पर जो क्वेश्चन दिया हुआ है, यहां पर जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको समझिएगा कि तीन संख्याएं जो है, तीन संख्याएं जो है, तीन संख्याओं का योग 116 है। अब अगर अनुपात का क्वेश्चन है तो सबसे पहले मेरे दिमाग में ये स्ट्राइक करना चाहिए। अगर मुझे कहीं भी अनुपात वगैरह दिख रहा है तो सबसे पहले मेरे दिमाग में ये स्ट्राइक करना चाहिए कि क्योंकि अनुपात का क्वेश्चन है, तीन संख्याओं का योग दिया है, मतलब तीन संख्याओं का अनुपात मुझे निकालना पड़ेगा, तीनों संख्याओं का अनुपात मुझे चाहिए। तो यहाँ दो दो संख्याओं का अनुपात दिया है, देखो, दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात। मैं मान लेता हूं कि तीन संख्याएं एबीसी है, तो दूसरी और तीसरी का अनुपात मतलब बी और सी का अनुपात जो है वो 9:16 है। और वैसे ही पहली और तीसरी का अनुपात मतलब ए और सी का अनुपात 1:4 है। अब मैंने आपको पहले लेक्चर में जो वीडियो बताया था उसमें बताया था कि सी यहाँ पर कॉमन है, सी यहाँ पर क्या है, कॉमन है। सी यहाँ पर कॉमन है और सी की एक वैल्यू 16 है और एक वैल्यू 4 है। सी की अलग अलग वैल्यू नहीं हो सकती, और सी की अगर अलग अलग वैल्यू नहीं हो सकती तो मुझे सी का एक कॉमन वैल्यू चाहिए। तो चार को हम 16 बना लेते हैं, क्योंकि चार छोटी संख्या है, इसे 16 आसानी से बनाया जा सकता है। तो चार को 16 बनाने के लिए चार का गुणा करेंगे तो चार एकम चार और चार चौके 16 हो जाएगा। अब मेरे पास ए बी सी का अनुपात आ जाएगा, ए अनुपात बी अनुपात सी। देखिए, ए यहां से आ गया 4, बी की वैल्यू 9 है और सी की वैल्यू 16 है। ठीक है, समझ रहे हैं? तो ए बी सी का अनुपात आ गया 4, 9 और 16। अब क्या बोलता है, दूसरी संख्या क्या है, बोलता है दूसरी संख्या क्या है। तो अब समझना कि आपको मैंने जो आंसर लिखने का जो एक मेथड बताया है, आंसर लिखने का एक मेथड बताया कि आंसर डायरेक्टली कैसे लिखना है। तो आंसर लिखने के लिए जो भी संख्या दी जाएगी, जैसे 116 दी गई है, ठीक है, इस संख्या को ऊपर लिख दीजिए आप। इसके नीचे ये जो संख्या है ये किससे किससे मिलके बनी है, क्योंकि योग बोला है ना, तीनों संख्याओं का योग 116 है। तीनों संख्याओं का योग मतलब 16, 4, 20 और 9, 29 की वैल्यू 116 है। क्योंकि तीनों संख्याओं का योग 116 है, इसलिए इन तीनों संख्याओं का भी योग करेंगे, यहाँ पे 29 लिखेंगे। फर्स्ट लेक्चर में बड़े अच्छे तरीके से मैंने इसको एक्सप्लेन किया है। अब मल्टीप्लाई कर देंगे जिसकी जो चाहिए। यहां पर जो ऊपर में जो दिया हुआ है उसको लिखते हैं, नीचे में जो जिसकी वैल्यू है उसको लिखते हैं, और यहां पर जो वैल्यू लिखते हैं जो चाहिए गई होती है, चाहिए गई वैल्यू। ठीक है, तो चाहिए गई वैल्यू है आपकी दूसरी संख्या, दूसरी संख्या है बी, मतलब 9 की वैल्यू चाहिए गई है। तो 29 से 4 बार में ये कट जाएगा, 29 चौके 116 होता है। ठीक है, तो
ठीक है, तो 9 चौके कितना हो जाएगा यहाँ पर 36। तो 36 आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अब देखो तीन संख्याओं एबीसी का योग 98 है। अब देखो मैं इसको डायरेक्ट करूंगा। डायरेक्ट कैसे करूंगा, बी की वैल्यू 3 है और बी की वैल्यू 5 है, तो इनको 15 बनाना पड़ेगा। पहले लेक्चर में मैंने बताया है कि कैसे इसको हम सॉल्व करते हैं। तो देखो इसमें 5 का गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10, 5 तिया 15, और इसमें 3 का गुणा करेंगे तो 15, और 3 का गुणा करेंगे तो 3 अट्ठे 24 हो जाएगा। ठीक है, तो ए बी सी का अनुपात क्या बना, ए अनुपात बी अनुपात सी क्या बना, 10 अनुपात 15 अनुपात 24। अब योग जो है वो उसको बोलता है कि 98 है, तो 98 जो है वो इन तीनों का योग है, 15 10 और 24 का, मतलब 29 का योग 98 है। 29 नहीं 39 हो जाएगा। 39 का योग 15 और 10 25, 25 और 24 39, 39 का योग 39 की वैल्यू 98 है। तो आपसे बी का मान पूछा है, बी का मान कितना दिया है आपको, 15 दिया है। ठीक है, तो 39 से ये 2 बार में कटेगा और 15 दूनी कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ठीक है, ये सेम क्वेश्चन लग रहा है मुझे। हाँ, यहाँ पर 123 दिया है और यहाँ पर 98 दिया है। चलिए देखते हैं। तीन संख्याओं का योग 123 है। ठीक है, पहली संख्या तथा दूसरी संख्या 3:2 है, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या 5:8 है। तो 123 जो है वो तीन संख्याओं मतलब ए बी सी का योग है, और पहली संख्या तथा दूसरी संख्या का अनुपात 3:2 है। तो पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात 3:2 है, और दूसरी संख्या और तीसरी संख्या का अनुपात 5:8 है। तो आपको क्या करना है, ए अनुपात बी अनुपात सी निकाल लेना है। कैसे निकलेगा देखिए, ए की वैल्यू आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्योंकि 2 और 5 अलग अलग है, तो 3 पचे 15, और 5 दूनी 10, और 8 दूनी 16। ठीक है, एबीसी की वैल्यू निकल गई। अब आपको पता है कि ये जो 100 आंसर कैसे लिखते हैं वो मैं आपको बता चुका हूं, कि 123 की वैल्यू 123 की वैल्यू कितनी है, 16 10 26, 26 और 26 5 31 और 10 41। 41 की वैल्यू 223 है, 123 है, या 123 की वैल्यू 41 है। तो आपको किसकी वैल्यू निकालना है, देखो तो सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या है 16। तो 41 से ये 3 बार में कट जाएगा, 41 से 3 बार में कटेगा, तो 16 तिया 48 आपका आंसर आ रहा होगा। ठीक है, चलिए सीजीपीएससी एसीएफ का ये और एक क्वेश्चन। ठीक है, एक परीक्षा में अंशुल ने अंग्रेजी में विज्ञान से दुगने अंक लिए। ठीक है, तो कौन कौन से सब्जेक्ट है, देखिए इंग्लिश में जो है वो साइंस से 2 टाइम्स अंक लिए। ठीक है, मतलब इंग्लिश और साइंस का रेशियो क्या आ जाएगा, इंग्लिश और साइंस का रेशियो क्या आ जाएगा, 2:1 आ जाएगा। ठीक है, ये पहले लेक्चर में मैं बता चुका हूं, इसको देख सकते हैं आप। अंग्रेजी तथा गणित में उसके कुल प्राप्तांक 180 थे। अंग्रेजी तथा गणित में कुल प्राप्तांक मतलब इंग्लिश और मैथ्स में कुल प्राप्तांक 180 थे। और क्या बोलता है, यदि अंग्रेजी तथा गणित में प्राप्तांकों का अनुपात, अंग्रेजी तथा मैथ्स में प्राप्तांकों का अनुपात 2:3 हो, तो विज्ञान में कितने अंक आए, मतलब साइंस में। तो आपको क्या करना है कि तीनों का पहले तो अनुपात निकालना है, यहां से तीनों का अनुपात निकलेगा। इंग्लिश की वैल्यू 2 है, इंग्लिश की वैल्यू 2 है, तो इंग्लिश साइंस और मैथ्स निकालिए। इंग्लिश की वैल्यू 2, साइंस की वैल्यू 1 और मैथ्स की वैल्यू 3। अब देखो इंग्लिश और मैथ्स जो है वो 180 अंक के हैं। इंग्लिश और मैथ्स कितने अंक के हैं, 180 अंक के हैं। ठीक है, तो इंग्लिश और मैथ्स अगर 180 अंक के हैं, मतलब 3 और 2 5 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 180 है। और आपसे कितने की वैल्यू पूछा है, तो विज्ञान में प्राप्तांक मतलब साइंस में 1 की वैल्यू पूछा है, तो ये कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, 36 तो दिख नहीं रहा है यहाँ पर। ठीक है, ऑप्शन में मैं एक बार क्वेश्चन चेक कर लेता हूँ। ठीक है,
चलिए, क्वेश्चन का तो सही से पता नहीं चल रहा है, इसलिए अभी इसका आंसर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 36 ही लेके चलेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब बोलता है कि 782 को 3 भागों में विभाजित किया गया है, क्या अनुपात में विभाजित किया जाता है? तो प्रथम भाग है। अब देखो 3 भाग का अनुपात दिया है, 1:2, 2:3 और 3:4। तो इनका क्या लेना पड़ता है? सरल अनुपात में पहले इनको डिनोट करेंगे। सरल अनुपात में डिनोट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 2, 3 और 4 का क्या लेना पड़ेगा? एलसीएम। अब 2, 3, 4 का एलसीएम कितना आएगा? तो 12 आएगा। आप लोग कर लीजिएगा, पहले लेक्चर में मैंने बताया है कि कैसे एलसीएम लेना है डायरेक्टली। ठीक है, अब 12 एलसीएम आया। 2 को 12, 12 को 2 से डिवाइड कीजिए, 6 आएगा। 12 को 2 से डिवाइड कीजिए, 6 आएगा। 6 का ऊपर गुणा कर दीजिए, 6। 3 को 12 से डिवाइड कीजिए, 12 को 3 से डिवाइड कीजिए, 4 आएगा। 4 दूनी 8। 4 को 4 से 12 को डिवाइड कीजिए, 3 आएगा। 3 तिया 9। मतलब तीनों संख्याओं का अनुपात 6, 8 और 9 है। प्रथम भाग आपसे पूछा है। ठीक है, तो देखो 782 जो है वो किसकी वैल्यू है? 782 किसकी वैल्यू है? 8, 6, 14 और 9, 23 की वैल्यू 782 है। और आपसे कितने की वैल्यू पूछा है? प्रथम भाग, मतलब 6 की वैल्यू पूछा है। अब जब इसको सॉल्व करूंगा मैं, अब जब इसको सॉल्व करूंगा तो 23 तिया 69। ठीक है, तो 23 तिया 69 और 9 78 और 23 चौके 92। ठीक है, समझ रहे हैं? तो 34 को 6 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 6 चौके 24 और 6 तिया 18, 18 और 2 20, 204। तो 204 आपका आंसर हो रहा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे। ए अनुपात बी दिया है, सी अनुपात बी दिया है, तो ए बी सी निकालेंगे। अब देखो इन दोनों में कॉमन क्या है? बी कॉमन है। एक बी की वैल्यू 4 है और एक बी की वैल्यू 5 है। एक बी की वैल्यू 4 है और एक बी की वैल्यू 5 है। तो 4 और 5 में हमको क्या करना पड़ेगा? एक जगह 5 का गुणा और एक जगह 4 का गुणा। तो चलिए इसमें 5 का गुणा करेंगे तो ये कितना बन जाएगा? 5 तिया 15। 5 का गुणा करेंगे तो 5 तिया 15। और ये कितना बन जाएगा? इसको ऐसे लिख लेते हैं, 3:4 है। इसमें 5 का गुणा करेंगे, इधर फ्रेश से लिख देता हूं मैं, ए अनुपात बी बराबर 3:4 और सी अनुपात बी बराबर 4:5। ठीक है, अब बी की वैल्यू 4 है, बी की वैल्यू 5 है, तो बी की वैल्यू को चेंज करना पड़ेगा। बी की वैल्यू को एक ही जैसा बनाना पड़ेगा। तो यहाँ 5 का गुणा, यहाँ 4 का गुणा, तो 5 तिया 15 और 5 चौके 20 और 4 चौके 16 और 4 पचे 20। तो ए की वैल्यू है 15। ए बी सी में ए की वैल्यू है 15, बी की वैल्यू है 20 और सी की वैल्यू है 16। 15, 20 और 16, ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। तीन संख्याओं का योग 98 है, ए बी और बी सी दिया हुआ है, तो बी का मान होगा। ठीक है, तो देखिए इसको आप लोग कर सकते हैं ना। ए अनुपात बी बराबर 2:3 है और बी अनुपात सी बराबर 5:8 है। तो इसको डायरेक्टली कर लीजिए, बी की अलग अलग वैल्यूज है, को प्राइम नंबर्स है। तो ए बी सी डायरेक्टली क्या कितना आ जाएगा? 5 दूनी 10, 5 तिया 15। ये इसका इससे गुणा करेंगे, 5 दूनी 10। सबसे पहले ए निकालने के लिए, ए निकालने के लिए नीचे गुणा करते हैं, सी निकालने के लिए ऊपर गुणा करते हैं और बी निकालने के लिए ऐसे गुणा करते हैं। तो 5 दूनी 10, 5 तिया 15 और 8 तिया 24। ठीक है, तो एबीसी निकल गया। बी का मान पूछा है आपसे, मतलब 15 की वैल्यू पूछा है। तो 15 और 10 25, 25 और 24 49। 49 की वैल्यू 98 है, तो 15 की वैल्यू कितना होगा? तो 49 दूना 98 और 15 दूना 30। ये क्वेश्चन तो रिपीट हुआ है, ये क्वेश्चन था पहले भी। ठीक है, तो 15 दूनी 30 आपका आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि 600 रुपए को इस तरह विभाजित किया जाता है ताकि पहले हिस्से का 1/4 गुना। अब देखो इसमें क्या बोलता है कि जो 600 रुपए है उसको हम लोगों को 3 भागों में विभाजित करना है। तो मैं मान लेता हूं कि इसको ए बी और सी में विभाजित
कर देता हूँ। अब बोलता है पहले हिस्से का 1/4 गुना, मतलब पहला हिस्सा ए है उसका 1/4 गुना, ठीक है। दूसरा हिस्सा का 1/5 गुना, मतलब दूसरा हिस्सा बी है उसका 1/5 गुना, और उसके बाद से तीसरा हिस्सा है उसका 1/3 गुना। तो तीसरा हिस्सा का कितना गुना? 1/3 गुना। एक समान है, एक समान है मतलब ये चारों तीनों बराबर हैं, b/5 और c/3। तो मैंने आपको बताया था कि जब दो ये तीनों बराबर में रहें तो जो नीचे वाली वैल्यू होती है वो बराबर के उधर जाके ऊपर चली जाती है, और जो ऊपर वाली वैल्यू होती है वो नीचे आ जाती है, ठीक है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको डायरेक्टली, पिछले लेक्चर में बताया था मैंने, एबीसी की वैल्यू क्या लिख सकते हैं? 4, 5 और 3 लिख सकते हैं। अब एबीसी की वैल्यू अगर आ गई मेरे पास, एबीसी की वैल्यू अगर आ गई मेरे पास, और एबीसी का कुल वैल्यू कितना है? तो 600 रुपए जो है वो कुल मान है ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 600 है। तो मैं आंसर लिखता कैसे हूँ? आंसर कैसे लिखता हूँ? जो भी वैल्यू ऊपर दी जाती है उसको डायरेक्ट उतार देता हूँ ऊपर में, और ये 600 किसकी वैल्यू है? एबीसी की वैल्यू है, मतलब 5, 4, 9, 3, 12 की वैल्यू है। तो आपसे क्या पूछा है? दूसरा हिस्सा, दूसरा हिस्सा कितना है? 5 है, तो 5 की वैल्यू निकालूंगा मैं। तो 12 पचे 60, 50 और 50 पचे 250, मतलब 250 इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे। दो पूर्ण संख्याओं जिनका योग 72 है का अनुपात नहीं हो सकता। मैंने आपको क्या बताया था कि अनुपात वाले क्वेश्चन में जो संख्या दिया है उसको ऊपर लिखते हैं। अब ये दो चीजों का अनुपात है, किसका? दो पूर्ण संख्याओं, दो पूर्ण संख्या जिनका योग 72 है उसका अनुपात नहीं हो सकता। तो आपको क्या करना है, क्योंकि ये योग है दो संख्याओं का, दो पूर्ण संख्याओं का योग है, मतलब जो इनका अनुपात है उसका भी योग करना पड़ेगा। 7, 8, 9 और 12, 7, 8, 9 और 12। तो अपने को क्या करना है, अब देखना है कि क्या ये 7 मतलब 8 से तो विभाजित हो जाएगा, हो जाएगा। 72 जो है वो 9 से भी विभाजित हो जाएगा, हो जाएगा। 72 जो है 12 से भी विभाजित हो जाएगा, हो जाएगा। 72 सिर्फ किससे विभाजित नहीं होगा? 7 से विभाजित नहीं होगा। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर, कि अनुपात, ये वाला अनुपात नहीं हो सकता, ठीक है। तो जिससे विभाजित हो जाता है, आप इसको मन मन में भी कर सकते हैं कि 9 8 72, 8 9 72, 12 6 72, इससे नहीं जा रहा है, मतलब यही इसका अनुपात नहीं हो सकता। चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे। दो, अब 14 को लिख लीजिए, 14 को लिख लीजिए। अब यहां पर अंतर बोला है तो इन सभी का अंतर निकालेंगे। अंतर, 9 और 2 का अंतर 7, 5 और 2 का अंतर 3, 5 और 1 का अंतर 4, और 7 और 3 का अंतर 4, सभी का अंतर निकालेंगे, ठीक है। अब देखो, हो सकता है पूछ रहा है, देखो 3 से तो डिवाइड होगा नहीं, 3 से डिवाइड होगा नहीं। 14 4 से भी डिवाइड नहीं होगा, सिर्फ किससे डिवाइड होगा? 14 7 से। तो इसका अनुपात 7 ही हो सकता है, और कुछ नहीं हो सकता। चलिए, ये क्वेश्चन होमवर्क में है आपका। एक दर्जन, मतलब एक कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए। एक दर्जन शीशे का मतलब होता है 12 शीशे, 12 शीशे। अब 12, यहाँ पर एक दर्जन शीशे थे, टूटे हुए तथा बिना टूटे हुए संख्या निम्न में से कौन सा नहीं हो सकता? तो यहाँ योग ही करना है। 3, 4, 12, 5 नहीं हो सकता, तो 5 से डिवाइड नहीं होगा 12, बाकी सभी से डिवाइड हो जाएगा, इसलिए आंसर क्या आएगा? 3:2। चलिए अब अगला टाइप है, दो प्राकृत संख्याओं में 3:5 का अनुपात है तथा इनका गुणनफल 2160 है। देखो इस क्वेश्चन को अलग टाइप में लेने का पर्पस क्या है? इस क्वेश्चन को अलग टाइप में लेने का पर्पस क्या है? इस क्वेश्चन को अलग टाइप में लेने का पर्पस यही है कि इस क्वेश्चन में जो अप्रोच मैंने आपको बताया है, डायरेक्ट आंसर लिखने का अप्रोच, डायरेक्ट आंसर लिखने का अप्रोच, कि आंसर बराबर 2160 और 3 × 5, और यहाँ पर छोटी संख्या कौन सी है? 3। इस अप्रोच को यूज नहीं करना है, डोंट यूज दिस अप्रोच, डोंट यूज दिस अप्रोच फॉर मल्टीप्लीकेशन
या हिंदी में ही लिख देता हूं मैं, और गुणनफल, गुणनफल वर्ग घन टाइप क्वेश्चंस। अब क्यों बोला है मैंने कि इस अप्रोच को यूज नहीं करना है, उसका रीजन मैं दूंगा। पहले इस क्वेश्चन को मैं बेसिक से बना के आपको बता देता हूं, बेसिक मेथड से। बेसिक मेथड से ही इस क्वेश्चन को बनाना है। अब बेसिक मेथड में हम क्या करेंगे कि 3 और 5 जैसे दिख रहा है, ठीक है, तो हम मान लेंगे कि 3x और 5x दो संख्याएं हैं। अब इनका गुणनफल करना है, तो 3x गुणित 5x बराबर 2160। चलिए, अब इनका गुणा करेंगे तो 15x² बराबर 2160। इसको 21 से काटेंगे तो 15 एकम 15, 15 चौके 60 और 15 चौके 60। x की वैल्यू जो है वो 12 आ जाएगी। अब आपसे जो भी वैल्यू पूछा है, जो भी वैल्यू पूछा है उस वैल्यू पे आंसर रख देंगे। जैसे यहाँ पर 12 तिया 3 गुणित 12, और यहाँ पर 5 गुणित 12, मतलब कौन सी संख्या पूछा है, छोटी संख्या, तो 12 तिया 36 जो है वो छोटी संख्या हो जाएगी, और 36 इसका आंसर हो जाएगा। इस अप्रोच में आपको यहाँ पर क्या लगाना पड़ता, अंडर रूट लगाना पड़ता। 2160 डिवाइडेड बाय 5 × 3, और यहाँ पर अंडर रूट लगाना पड़ता, क्योंकि ये दो का गुणनफल टाइप का क्वेश्चन था, ठीक है। इसलिए मैंने बोला कि इस क्वेश्चन को यूज, इस तरीके को यूज मत कीजिए, ठीक है, क्योंकि याद नहीं रहता है ना कि कब रूट लगाना है, कब रूट नहीं लगाना है। तो गुणनफल वर्ग और घन टाइप के क्वेश्चन में आपको क्या करना है, आपको सिंपली बेसिक मेथड से इसको सॉल्व करना है। चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे। दो धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 3:4 है। यदि इन दोनों संख्याओं का गुणनफल 1728 है तो बड़ी संख्या का मान क्या होगा। अच्छा देखो, इस टाइप के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं कि दो धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 3x है, तो 3x मान लेंगे और 4x मान लेंगे, दोनों का गुणा करेंगे, 3x गुणित 4x बराबर 1728। ठीक है, क्योंकि गुणनफल वाला क्वेश्चन है, बेसिक मेथड से जाएंगे। तो अब देखो, इसको हम लोग ना पहले गुणा नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि अगर ये बड़ा नंबर होता, जैसे 13x और 14x रहता, तो 13 और 14 को पहले गुणा करो, फिर काटो, फिर उसका वर्गमूल निकालो, तो वो गड़बड़ हो जाता है। इसलिए हम लोगों को क्या करना है कि इसको पहले काटना नहीं है, इसको पहले सॉल्व करना है। तो 4 और 3 का जब गुणा करेंगे, 4 और 3 का जब गुणा करेंगे तो इसको अलग करके लिखेंगे, 3 गुणित 4 और x² बराबर 1728। यहाँ तो मैं 12 से डायरेक्ट काट सकता था, लेकिन फिर भी मैं नहीं काट रहा हूँ, आपको समझाने के लिए 4 से ही काटते हैं। 4 चौके 16, 4 तिया 12 और 4 दूनी 8, 3 एकम 3, 3 चौके 12 और 3 चौके 12, तो x² की वैल्यू 144 आ गई, तो x की वैल्यू 12। बड़ी संख्या पूछा है तो बड़ी संख्या 12 चौके 48, बड़ी संख्या कौन सी आएगी, 48 आएगी। चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे। तीन संख्याएं के अनुपात में है, यदि उनका गुणनफल 2268 है तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखो, इसीलिए मैंने आपको बोला था कि तीनों का पहले गुणा नहीं करेंगे, पहले क्या करेंगे, जैसे 3x है, 3x है गुणित 4x है गुणित 7x है, इसको 2268 के बराबर करेंगे, लेकिन इन तीनों का गुणा नहीं करेंगे, इसको अलग ही रखेंगे, 3 × 4 × 7, और यहाँ पर x का क्यूब बराबर 2268। पहले गुणा कर देंगे, फिर काटेंगे तो बड़ा दिक्कत होता है ना। तो आपको क्या करना है, इसको एक एक करके काटना है, एक एक करके काटना है। देखिए, 7 से काटेंगे तो 7 तिया 21, 7 दूनी 14 और 7 चौके 28, ठीक है, ये कट गया। उसके बाद फिर 4 से काटेंगे, 4 से, 4 अठे 32 और 4 एकम 4। उसके बाद फिर 3 से काटेंगे, 3 से 27 बार में कटेगा। अब x³ की वैल्यू आ गई 27, तो x की वैल्यू आएगी 3, क्योंकि 3 का क्यूब 27 होता है, ठीक है। तो x की वैल्यू 3 आ गई। अब आपसे क्या पूछा था, सबसे बड़ी संख्या, मतलब सबसे बड़ी संख्या तो 7x थी, तो 7 × 3 = 21।
चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे। दो संख्याओं के अनुपात में उनके वर्गों का योग 400 है। अब देखो हमको वर्ग, घन और गुणनफल वाले क्वेश्चन में क्या करना है, वर्ग, घन और गुणनफल वाले क्वेश्चन में क्या करना है, हमको क्या नहीं मानना है, वो उस वाले अप्रोच से नहीं बनाना है, हमको बेसिक मेथड से बनाना है। तो बेसिक मेथड क्या बोलता है कि आपको 3x मानिए और 4x मानिए, ठीक है। उनके वर्गों का योग 400 है, तो 9x² प्लस 16x², मतलब इनका स्क्वायर करना है ना, 3x का स्क्वायर प्लस 4x का स्क्वायर, तो 9x² प्लस 16x² बराबर 400 है। तो 25x² इज इक्वल टू 400, तो x² बराबर 16, तो x बराबर 4, ठीक है। तो आपसे पूछा है तो बड़ी संख्या 4 चौके 16 हो जाएगी, बड़ी संख्या 4 चौके 16 हो जाएगी। घनों का अंतर 152 है। अब देखो घनों का अंतर, सबसे पहले तो संख्या मान लीजिए 3x और 2x, घन करेंगे तो 3x का क्यूब माइनस 2x का क्यूब, 3x का क्यूब होता है 27x³ माइनस 8x³ और इसकी वैल्यू 152 दिया है। तो 27 में से 8 घटाएंगे तो बचेगा 19x³ बराबर 152, तो x³ की वैल्यू आ जाएगी 8, तो x की वैल्यू आ जाएगी 2। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। x की वैल्यू आ जाएगी 2। अब आपसे क्या पूछा है, बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या 2 तिया 6 हो जाएगा बड़ी संख्या। चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे। दो संख्याओं के अनुपात उनके वर्गों का योग, ये आपका, ये इसका आंसर आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए। और ये भी बताइए कि इसका जो आंसर है ये क्या आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। तीन संख्याओं के का अनुपात, ये थोड़ा गड़बड़ है क्वेश्चन यहाँ पर, इस क्वेश्चन को थोड़ा चेक कर लेंगे, ठीक है। 3 रुपए 3 रुपए 4 है, तो ये 3:3:4 होना चाहिए, 3:3:4, इसको देख लेंगे, सुधार के बना लेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा देखो, अब ये जो चीज है, किसी स्कूल में लड़के तथा लड़कियों का अनुपात 4:3 है। यदि लड़कियों की संख्या 10% बढ़ने से उनका मान 363 होता है, तो स्कूल में विद्यार्थियों की कुल संख्या अब कितनी है, ठीक है। अब देखिए ये अलग टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है ये अलग टाइप का क्वेश्चन है, टाइप 11 में पहुंच चुके हैं हम लोग, रेशियो के टाइप 11 में। जब जब इसमें क्या होता है कि कोई अनुपात आपको पहले से दिया रहेगा, जैसे 4:3, और इस अनुपात में ये बोलेगा ये बॉयज और गर्ल्स का अनुपात है, और इसमें हम कुछ बढ़ोतरी कर देते हैं तो अनुपात कितना हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए किसमें बढ़ोतरी करने बोला है, लड़कियों की संख्या में 10% बढ़ाने बोला है। लड़कियों की संख्या कितनी बढ़ाने बोला है, 10% बढ़ाने बोला है। चलिए, तो 4:3 है और लड़कियों की संख्या 10% बढ़ाने बोला है। तो देखो 10% क्या होता है, समझो कि अगर बोलता है कि 20% बढ़ाना, 20% बढ़ाना मतलब होता है 120/100 से गुणा करना। 20% घटाना यानी होता है 100, पहले से होता है ना, 100 में 20 जोड़ा जाता है, 100 में 20 घटाया जाता है, यानी 80/100 से गुणा करना। और अगर सिर्फ बोलेगा कि 20%, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 20/100, ठीक है। तो यहाँ पर 10% बढ़ाने बोला है, तो 4:3 है, इसको 10% बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा 110/100, ठीक है। समझ रहे हैं, क्लियर है। तो ये जो रेशियो बनेगा ये क्या बनेगा, 4 और 0 से 0 कट जाएगा, 33/10। अच्छा मैं चाहता तो डायरेक्ट क्या कर सकता था कि 3 का 10% मतलब 0.3 बढ़ा के इसको 3.3 लिख सकता था, लेकिन मैं वैसा नहीं लिखूंगा, ठीक है। कभी भी जब ऐसे बढ़ाने वाला क्वेश्चन आता है तो आप इसको सिंप्लीफाई मत करना,
इधर 10 को गुणा करके सिंप्लीफाई मत करना। क्यों मत करना, आगे क्वेश्चन में मैं इसका रीजन बताऊंगा आपको। ठीक है, सिंप्लीफाई करना इसलिए नहीं करना, आप जैसा दिया है वैसा ही लेके चलो। ठीक है, 4:3 है, 4 और यहाँ पे अनुपात 3 गुणित 11, 110/100, 0 से 0 काट दो, 11/10 मतलब 33/10 इसको लिख दो। अब देखो आपको क्या बोला है, आपको क्या बोला है कि यहाँ पर क्या बोला है कि विद्यार्थियों की कुल संख्या अब कितनी है, अब विद्यार्थियों की संख्या कितनी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि 33/10, 33/10 की वैल्यू जो है वो है 363, और आपको कितने की वैल्यू चाहिए। अच्छा चलिए मैं आपको थोड़ा सा इस चीज को और अच्छे से समझा ही देता हूँ, क्योंकि आगे के क्वेश्चन में काम आ भी सकता है। ठीक है, कि हम इसमें क्या क्या कर सकते हैं वो चीज मैं आपको समझा देता हूँ। चलिए क्या क्या किया जा सकता है इस क्वेश्चन में वो मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है, चलो देखो, देखिए ये 4/3 है, अब मुझे 10% बढ़ाना है, तो मैं इस अनुपात को क्या लिख सकता हूँ, 40 और 30 ले सकता हूँ अनुपात को। ठीक है, इसी अनुपात को मैं 40 और 30 ले सकता हूँ, समानुपात है इसका। ठीक है, क्यों लिया, क्योंकि 30 का 10% बढ़ाना बड़ा इजी है। अब लड़कों की संख्या में कोई चेंज नहीं आया तो उसको 40 लिख दिया, और लड़कियों की संख्या में 10% की वृद्धि, मतलब 30 का 10% होता है 3। कैसे निकालेंगे, 30 का 10%, 0 से 0 कट गया, बराबर 3, और 3 इसमें बढ़ा देंगे क्योंकि 10% बढ़ा है मतलब 33 हो गया है। ये पहले का अनुपात था, और ये कब का अनुपात है, बाद का अनुपात है। ठीक है, अब क्या बोलता है कि तो स्कूल में विद्यार्थियों की संख्या अब कितनी है, अब 33 बढ़ी हुई संख्या कितनी है, 33 की वैल्यू कितनी है, 363। तो आपको कितने की वैल्यू चाहिए, आपको कितने की वैल्यू चाहिए, बढ़ी हुई संख्या, टोटल संख्या, तो 40 और 30, 70 और 3, 73 की वैल्यू चाहिए। ये 11 बार में कटेगा, और 11 से 73 को मल्टीप्लाई करोगे तो 803 बार में कटेगा। ठीक है, मतलब जाएगा। ठीक है, अब मैंने आपको क्यों बोला था वहां पे सिंप्लीफाई मत करना, क्योंकि क्या होता है, क्या होता है कि आप 33 और 40 लिखते हैं और आपसे पहले वाला संख्या का अनुपात पूछ लेता, समझना ना, थोड़ा सा मैं आपको समझा ही देता हूं यहाँ पर। देखो, अगर आप यहाँ पे 4 और 3 लिखते, अगर आप यहाँ पर 4 और 3 लिखते और फिर इसको 10% बढ़ाते, 10% बढ़ाते तो ये क्या हो जाता, 4 और 3.3। अब आप इसको सिंप्लीफाई करने के लिए क्या लिखते, 40 और 33 लिखते, लिखते ना। आप बढ़ी हुई संख्या क्या मानते, 33 की वैल्यू, 33 की वैल्यू क्या मानते, 363। अगर आपसे पहले की संख्या ना पूछ के, अब कितनी संख्या है ना पूछ के पूछता कि पहले कितनी संख्या थी, तो पहले की संख्या, ये तो पहले की बात ये थी, और ये बाद की बात थी। ठीक है, तो ये जो है 4 और 3 7 करते, तो पहले क्या इतना ही थे, 77 ही विद्यार्थी थे क्या, नहीं थे 77 विद्यार्थी पहले। ठीक है, तो यहीं पे गड़बड़ हो जाता है, इसलिए ऐसा नहीं करने का सलाह दिया जाता है, कि इसको सिंप्लीफाई नहीं करने का सलाह दिया जाता है। ठीक है, समझ रहे हो, तो ये मेथड आपको यूज करना है। आप इसमें शुरू में कितना भी गुणा कर लो, लेकिन बाद में गुणा मत करना। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन से और समझेंगे इस क्वेश्चन को। ठीक है, अच्छा देखिए इस क्वेश्चन को बनाते हैं। किसी विद्यालय में गणित, भौतिक शास्त्र एवं जीव विज्ञान में सीटों का अनुपात 5:7:8 है। उनमें क्रमशः 40%, 50% और 75% की समानुपातिक वृद्धि होती है। तो मैं क्या करता हूँ, 5:7:8 ले लिया। ठीक है, अब 40% की वृद्धि मतलब 5 × 140/100, और 7 × 150/100, और 8 × 175/100। ठीक है, अब देखो यहां पर से क्या होगा कि आपका 100 से 100 तो कट जाएगा। अब मैंने बोला था कि मत सिंप्लीफाई करना, लेकिन क्योंकि यहाँ पर सिर्फ अनुपात पूछा है, सिर्फ अनुपात पूछा है, तो आप कुछ भी कर सकते हो, अनुपात तो सिंप्लीफाई करो या ना करो उसका वैल्यू तो चेंज थोड़ी होता है। ठीक है, अनुपात को चाहे आप सिंप्लीफाई करें या ना करें उसका वैल्यू चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर से 0 से 0 कट जाएगा, 0 से 0 तो नहीं कट पाएगा।
ठीक है, तो 14 पचे 70, 700, यहाँ 15 सते 105, और यहाँ पर 17 अट्ठे 136 हो जाएगा, और 8 पचे 40, मतलब 1400 हो जाएगा, यहाँ पर 1400 हो जाएगा। ठीक बात है। ठीक है, अभी जीरो से जीरो कट जाएगा, अभी जो है वो जीरो से जीरो कट जाएगा, यहाँ का जीरो, यहाँ का जीरो, यहाँ का जीरो कट जाएगा। और अब किससे कटेगा? 5 से, तो 5 से 14 बार में, 14 पचे 70, और 5 से 21 बार में, और 5 से ये कटेगा 5 से 28 बार में, 7 से कटेगा 7 दूनी 14, 7 तिया 21, और 7 चौके 28, मतलब फाइनल अनुपात इनका कितना आ जाएगा? 2 3 4। ठीक है, लेकिन तब सिंप्लीफाई मत करना जब आपसे यहाँ पर कोई वैल्यू दिया गया है कि बढ़ाया गया वैल्यू इतना है, जैसे कि अगले क्वेश्चन में देखेंगे, तब सिंप्लीफाई मत करना। ठीक है, अगर बोलता कि इतना इतना सीट बढ़ाया गया, तो सीटों का अनुपात क्या होगा, तब तो ठीक है। लेकिन अगर आपसे वही चीज ऐसे बोल दिया गया होता कि 175 जो ये जो बढ़ाई गई सीट है, जीव विज्ञान, गणित, भौतिक शास्त्र और जीव विज्ञान, मतलब मैथ, फिजिक्स और बायोलॉजी, ठीक है, तो बायोलॉजी की बढ़ी हुई सीटों की संख्या इतनी है, तो वहां पर फिर गड़बड़ हो जाता कि 4 की वैल्यू इतनी, तो अगर पहले की वैल्यू पूछ लेता तो गड़बड़ हो जाता। यहीं पर की वैल्यू पूछता, यहां पर की वैल्यू देके यहीं पर की वैल्यू पूछता, तब तो आप सिंप्लीफाई कर देते तो समझ में आता। आगे आगे देखो, अगर ज्यादा कंफ्यूजन लग रहा है तो आगे आगे क्वेश्चन को देखते जाओ, आपको समझ में आते जाएगा क्या करना है क्या नहीं करना है। चलिए, अगला क्वेश्चन है आपके पास, एक विद्यालय के 3 कक्षाओं के छात्रों की संख्याओं का अनुपात 4:5:6 है। यदि इन कक्षाओं की संख्या में इतनी वृद्धि हो जाती है तो छात्रों की संख्या का अनुपात क्या हो जाएगा? ये भी सिंपल क्वेश्चन है। इसमें अनुपात पूछा है तो आपको जो मन सो कीजिए। ठीक है, जो मन सो कीजिए, काटना है काटिए, नहीं काटना है मत काटिए। लेकिन अगर संख्या दे के संख्या पूछेगा तो फिर थोड़ा दिक्कत होता है ना। 150 और 5 इंटू 20% की वृद्धि, तो 120/100, और 6 में कितने की वृद्धि हुई है? फिर 125/100। ठीक है, तो यहाँ पर से ये तो कट जाएगा, 100 से 100 कट जाएगा, ये 100 ये 100 ये 100 कट जाएगा। अच्छा, अब देखो, 125 चौके होता है 500, और 12 पचे 600, 12 पचे 60, और 112 छक 72, और 6 पचे 30, तो मतलब 750। जीरो से जीरो कट जाएगा, और 5 से कटेगा 5 दहम, 5 12, और 15 पचे 75, तो 10 12 15 इसका आंसर आ रहा होगा। ठीक है, मतलब मैं कुल मिला के इस टाइप के क्वेश्चन में क्या बोलना चाह रहा हूं कि अगर तो सिर्फ अनुपात पूछेगा, अगर तो सिर्फ अनुपात पूछेगा तो आपको जो मन है सो कीजिए। लेकिन जब वृद्धि या कमी पूछता है, जैसे अब पिछले क्वेश्चन में देख लेते हैं ना, पिछले क्वेश्चन में, पिछले क्वेश्चन ये, हाँ ये क्वेश्चन आ गया, हाँ ये क्वेश्चन, इसमें बोला था कि 10% बढ़ने से उसकी संख्या 363 होती है। तो अब कितनी संख्या है? तो अब यहाँ पर दिक्कत क्यों नहीं आया? क्योंकि ये वैल्यू देके इस पूरे की वैल्यू पूछा था, इसलिए दिक्कत नहीं आया। ठीक है, ये वैल्यू देके इस पूरे की वैल्यू पूछा था, तो यहाँ पर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो भी एक ही बात है, रेशियो है, कटेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर यहाँ की वैल्यू देके ऊपर की वैल्यू पूछता तो दिक्कत हो जाता ना। ठीक है, इस बात को समझेंगे आप लोग। ठीक है, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, घबराने की जरूरत नहीं है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखो, 12 पुरुष 11 महिलाएं और 8 बच्चों, 8 बच्चे हैं। 12 पुरुष हैं, 11 महिलाएं हैं और 8 बच्चे हैं, मतलब मैन वुमेन और चिल्ड्रन का जो रेशियो है वो 12 11 और 8 का है। और इसमें एक और अनुपात को का वेटेज देना है कि प्रत्येक पुरुष, महिला और बच्चे को 3:3:2 के अनुपात में चॉकलेट बांटा जाएगा। मतलब यहाँ पर 3 3 और 2 के अनुपात में चॉकलेट बांटा जाएगा। मतलब ये 3 वाला 3 अनुपात में पुरुष को, 3 अनुपात में महिला को, और 2 अनुपात में चिल्ड्रन को दिया जाएगा, बच्चे को दिया जाएगा। तो पुरुषों के हिस्से में कितनी चॉकलेट आएगी? मतलब इन दोनों को क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है भाई। क्यों मल्टीप्लाई करना है? क्योंकि जो रेशियो है वो मल्टीप्लाई करके आएगा।
ठीक है, 12 तिया 36, 11 तिया 33 और 8 दूनी 16। अब ये पूरा चॉकलेट का रेशियो है कि इस अनुपात में पुरुष को और चिल्ड्रन को मिलना चाहिए। तो टोटल ये जो चॉकलेट है वो 1020 चॉकलेट है। मतलब 1020 की वैल्यू क्या है, 1020 की वैल्यू, इसको जोड़ेंगे तो 36 और 30 हो गया आपका 66, 66 और 30, 3 69, 69 और 6 75 और 10 85, 85 की वैल्यू 1020 है। और आपको कितने की वैल्यू चाहिए पुरुषों के हिस्से में, मतलब 36 की वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो काटते हैं, 17 पचे 85 और 17 छक 102 और 5 से काटेंगे तो 5 से 12 बार में कटेगा। ठीक है, 12 छक 72 और 12 तिया 36 और 7 43। तो 432 चॉकलेट जो है वो पुरुषों के हिस्से में आएगा। ठीक है, समझ रहे हैं, क्लियर है। चलिए, अब यहां पर हमने कुछ काट पीट नहीं मचाया है। ठीक है, काट पीट मचाते तो हो सकता है गलत भी आ जाता आंसर। चलिए, अब देखो यहां पर थोड़ा सा क्वेश्चन में बीसीडीई के वेतन क्रमशः 2 3 4 5, इसको काट लेना और इसकी जगह पे लिखना 20%, 30%, 40%, 50% की वृद्धि की गई यदि डी का बढ़ा हुआ वेतन 560 रुपए। इसी क्वेश्चन के लिए मैं आपको बता रहा था, ये सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है। काफी टफ पेपर होता है मेंस का, सीजीएल टायर 1 जो क्वालिफाई करते हैं उनके लिए टायर 2 का पेपर होता है। ठीक है, तो देखिए बी सी डी ई के वेतन क्रमशः 2 3 5 2 3 और बी सी डी और ई के वेतन जो है वो 2 3 4 5 के अनुपात में, और इनमें वृद्धि कितने की करना है। तो अब देखो, अब हम लोग क्या करते हैं ना कि इनमें वृद्धि कितने की करना है, 20%, 30%, 40% और 50%। अब एक बात समझना कि आपको बढ़ा हुआ वेतन देके, यहां पर बढ़ा हुआ वेतन देके बीसीडीई के मूल वेतनों का योग पूछा है। मतलब नीचे वाली वैल्यू बढ़ा हुआ वैल्यू देके मूल वेतनों का योग पूछा है। मतलब रेशियो को बड़े आहिस्ता से संभालना है। ठीक है, बाद में नहीं काटना है। शुरू में जो भी आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं वो कीजिए, बाद में आपको उसको काटना नहीं है। ठीक है, क्योंकि बढ़ा हुआ वेतन देके आपको मूल वेतन पूछ रहा है। ठीक है, तो अगर मूल वेतन देके मूल ही वेतन पूछता, मतलब ई का मूल डी का मूल वेतन देके सबका मूल वेतन का योग पूछता, तब तो बड़े आसानी से बन जाता। या बढ़ा हुआ वेतन देके सबका बढ़ा हुआ वेतन का पूछता, तब तो आप रेशियो के साथ जो मन सो कीजिए। लेकिन अगर यहाँ पर ये जो चीज है ये मूल वेतन है और फिर बढ़ा हुआ वेतन देके मूल वेतन का रेशियो में पूछेगा, तो फिर वहां पर एक बार जो रेशियो में चेंज कर दिया उसको दोबारा काटते नहीं है। तो हम इसको सिंप्लीफाई करने के लिए क्या मान लेते हैं पहले कि इसकी वेतन 200, 300, 400 और 500 के अनुपात में है। ठीक है, इतना माना जा सकता है। अब क्या बोलता है, यदि डी का बढ़ा हुआ वेतन 560 रुपए है, हाँ पहले तो 20%, 30%, 40% और 50% की वृद्धि करेंगे। तो 20 का 20% होता है कितना, 40, मतलब बढ़ा हुआ वेतन कितना हो जाएगा 240। 30 का 30% होता है 90, मतलब बढ़ा हुआ वेतन कितना हो जाएगा 390। 40 का 40% होता है 160, मतलब बढ़ा हुआ वेतन कितना हो जाएगा 560। और 500 का 50% होता है 250, मतलब बढ़ा हुआ वेतन कितना हो जाएगा 750। ठीक है, हमने इसको, ये मूल वेतन है, ये कौन सा वेतन है मूल वेतन, ये मूल वेतन है, और ये कौन सा वेतन है बढ़ा हुआ वेतन, बढ़ा हुआ वेतन। ठीक है, तो अब देखो बढ़ा हुआ वेतन, डी का बढ़ा हुआ वेतन कितना बोला है, डी का बढ़ा हुआ वेतन 560। अब 560 की वैल्यू 560 ही है। ठीक है, और आपसे किसकी वैल्यू पूछा, इसकी वैल्यू, तो आप इसकी वैल्यू मत निकाल देना, इसकी वैल्यू नहीं निकाल देना, इसकी वैल्यू मत निकाल देना मूल वेतन बोल के, क्योंकि इसको हम लोगों ने छेड़ दिया है। तो ये वैल्यू अब ये बन चुकी है। ठीक है, मूल वेतन ये बन चुकी है। ठीक है, तो आपको कितने की वैल्यू चाहिए, 400 की वैल्यू चाहिए, मतलब टोटल की वैल्यू चाहिए। तो टोटल वैल्यू जो है वो 1400 होगा। 5 4 9 3 12 2 14, 1400। तो इसका आंसर क्या आएगा, 1400 इज द राइट आंसर। ठीक है, तो मेरा इतना समझाने का जो मतलब था वो इसी क्वेश्चन के लिए था कि अगर तो रेशियो में कभी ऐसा होता है कि बढ़ा हुआ वेतन देके अगर पहले का वेतन का पूछता है तो आपको रेशियो के साथ बड़े आहिस्ते से काम करना है। ठीक है, काटना पीटना बड़े आराम से।
और रेशियो देके रेशियो ही पूछा है, रेशियो पूछा है तब तो आपको जो मन सो कीजिए, जैसे काटना है वैसे काटिए, आपकी मर्जी ना। और यहाँ का वेतन देके यहीं का वेतन पूछेगा तो भी जैसा मन वैसा काम कर सकते हैं। थोड़ा सा लेंदी हुआ ये प्रोसेस, लेकिन होप अगर आपको समझ में आई वो बात तो बड़े काम की चीज है। चलिए ठीक है। एक नियोक्ता, व्यापम फूड इंस्पेक्टर का क्वेश्चन है, एक नियोक्ता अपने कर्मचारियों की संख्या में 7:5 की अनुपात में कटौती करता है और उनकी मजदूरी ठीक है 10:9 में बढ़ाता है के अनुपात में बढ़ाता है। ठीक है, तो पूछता है कि कुल मजदूरी का बिल बढ़ने या घटने का अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो 70 से 45, 70 से 45 देखो उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 7:5 है और यहाँ पर 10:9 है, तो 70 और यहाँ पर 45, इसको काटेंगे तो 14×5 = 70, 5×9 = 45, 14:9 घटेगा। ठीक है, 14:9 में घटेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब इसको, ये सीजीपीएससी प्री 2021 का क्वेश्चन है, लेंदी किया है क्वेश्चन को, थोड़ा सा आप समझेंगे कि कैसे इस क्वेश्चन को हम लोग अच्छे से बना सकते हैं। ठीक है, देखो यहां पर तो आपको क्या बोला है, बिजनेस क्लास और इकोनॉमी क्लास के हवाई किराए का अनुपात 7:5 है, मतलब बिजनेस क्लास और इकोनॉमी क्लास। ठीक है, तो यहां पर बिजनेस लिख देता हूं और इकोनॉमी, इसका अनुपात कितना है, 7:2 है। ठीक है, ये किसका अनुपात है, किराया का अनुपात है, ये है किराया का अनुपात। और उसके बाद क्या बोलता है, इकोनॉमी क्लास और बिजनेस क्लास, यहां पर चेंज कर दिया, इकोनॉमी क्लास और बिजनेस क्लास का 26:5, ये किसका है, बिजनेस क्लास और यात्रा करने यात्रियों की संख्या, किराया और ये संख्या। तो आपको अगर मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ बीई है तो यहाँ भी बीई करना पड़ेगा, तो इसको भी बीई बना लेते हैं, बीई बना लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 5:26। ठीक है, संख्या, संख्या। ठीक है, तो इसका गुणा इससे करेंगे, क्योंकि दो दो अगर रेशो दिख रहा है तो दोनों का गुणा कर देंगे। ठीक है, क्योंकि अपने को जो टोटल किराया है, कुल संग्रह, कुल संग्रह कैसे मिलेगा, कुल संग्रह कैसे मिलेगा, कुल संग्रह कैसे मिलेगा, जब मैं इसका गुणा इससे कर दूंगा, इसका गुणा इससे कर दूंगा, किराया और संख्या का जब गुणा होगा तभी कुल संग्रह मिलेगा। तो 7×5 = 35 और 26×2 = 52। ठीक है, और कुल संग्रह कितना है, 107,445। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा अच्छे से देख लिख देते हैं, 35:52, ये हो जाएगा 35:52, मतलब कुल मिला के 5×3 = 8 और 5×2 = 7, 87 की वैल्यू कितना है, 107,445। ठीक है, और आपसे क्या पूछता है, बिजनेस क्लास के यात्रियों द्वारा, मतलब 35 की वैल्यू पूछा है, तो इसको आपको कैंसल आउट करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, आपको इसको क्या करना पड़ेगा, कैंसल आउट करना पड़ेगा। चलिए कैंसल आउट करते हैं, 8×7 = 15, मतलब 3 से जाएगा, और इसको भी 3 से जाना पड़ेगा, 7×1 = 8, 8×4 = 12, 12×4 = 16, 16×5 = 21, 3 से दोनों जाएंगे, तो 3 से जाएगा, 3×2 = 6 और 3×9 = 27। ठीक है, ये 3 से पूरा कटेगा, 3×3 = 9, 3×5 = 15, 3×8 = 24 और 15×3 = 45। ठीक है, फिर 29 से काटते हैं इसको, 29 एकम 29 और 6 बच गया। ठीक है, 29×2 = 58 और 10 बच गया, 29×4 = 92, नहीं, 29×3 = 87, 29×3 = 87 और 87 और 14 बच गया, और 29×5 = 145। 1235 का मल्टीप्लाई किससे करना है, 1235 का मल्टीप्लाई 35 से करना है। ठीक है, चलिए करिए, 5×5 = 25, 5×3 = 15 और 2 = 17, और 12×5 = 60 और 1 = 61, जीरो करेंगे, 35×3 = 105 होता है, 35×3 = 105, मतलब 0×5, हाथ में 1, और 12×3 = 36 और 1 = 37। ठीक है, तो 5, 2, 2, 6, 7, 13, 4, 43,225, 43,225, ये आपका आंसर आ रहा है प्री का।
तो देखो एडीआई वगैरह का वैकेंसी आ रहा है, तो आपको इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। एडीआई वगैरह का वैकेंसी आ रहा है, आपको इस टाइप के क्वेश्चन को का मिलना कोई बड़ी बात नहीं है, समझ रहे हैं। इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं, कोई भी बड़ी बात नहीं है इस टाइप के क्वेश्चन का मिलना, ठीक है। और आपको मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, यहाँ पे डिजिट सम वगैरह लगाएंगे तो फिर बन सकता है, लेकिन क्यों डिजिट सम लगाना बेकार का, जब हो रहा है मल्टीप्लाई से तो थोड़ा सा 10-20 सेकंड ज़्यादा लग जाएगा, डिजिट सम में भी वैसे टाइम लग ही जाता है, ठीक है, समझ रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो अब देखो सिक्कों वाला क्वेश्चन, ये तो फेवरेट क्वेश्चन होता है व्यापम का, ठीक है। व्यापम का पीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है सिक्कों वाला क्वेश्चन। देखो एक थैली में 25 पैसे, 10 पैसे और 5 पैसे के सिक्कों में 1 2 3 का अनुपात है। यदि थैली में कुल 30 रुपए हो तो 5 पैसे के सिक्के कितने हैं, ठीक है। अब देखिए ये भी दो रेशियो का मल्टीप्लाई से बनेगा, ठीक है। कितने कितने पैसे हैं, 25 पैसे हैं, 10 पैसे हैं और 5 पैसे हैं, और इनका अनुपात कितना है, 1:2:3, ठीक है। और इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, 25 से कम 25, 10 दूनी 20 और 5 तिया 15, ठीक है। ये 15 बन गया, ठीक है। और इन्हीं की जो यहाँ पे x मान सकते हैं आप इसको, मतलब x मान सकते हैं आप चाहे तो, ठीक है। इसको चाहे तो x मान सकते हैं, चाहे तो आप ऐसे ही बना सकते हैं, मैं तो ऐसे ही बना दूंगा, लेकिन आपको समझाने के लिए कि संख्या का अनुपात को आप x मान लीजिए, तो ये x हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा और ये 3x हो जाएगा। यहाँ पर से रेशियो को मिटा दीजिए, ठीक है, ठीक है। x 2x और 3x, तो यहाँ पर से x सबसे कॉमन निकल जाएगा, आप इसको समझ सकते हैं x। और ये जो कुल पैसे बनते हैं ये इन दोनों का मल्टीप्लाई से ही बनते हैं, हम लोग आगे देख चुके हैं कि 25 पैसे, 10 पैसे और 5 पैसे का जो मल्टीप्लाई होता है उसी से जो है वो कुल पैसे बनते हैं। तो कुल पैसे 30 रुपए हैं, ये पैसे में है और ये रुपए में है, तो इसको भी पैसे में बदलना पड़ेगा, ठीक है। तो x की वैल्यू यहाँ से निकालते हैं, 25 और 15 कितना होता है, 40, 40 और 20 60 x, तो ये 3000 हो गया। x की वैल्यू जो है वो 50 आ जाएगी, ठीक है। x की वैल्यू 50 आ जाएगी, और 5 पैसे के सिक्के पूछे हैं तो 50 तिया 150 आपके 5 पैसे के सिक्के आ जाएंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्के क्रमशः 5 9 4 के अनुपात में रखे गए हैं, जिनका समस्त मूल्य 206 रुपए। बस वही करना है आपको, 50, 25 और 10, और यहाँ पर 5x, 9x और 4x, ठीक है। 50 बचे 250, और 25 9 225, और 10 चौके 40, ठीक है। और यहाँ पर x बाहर आ जाता है, और कुल रुपए जो है वो 206 × 100, ठीक है। अब यहाँ पर ना डायरेक्ट मत जोड़ा कीजिए, देखिए कि क्या कॉमन निकलेगा, और क्या कॉमन निकलेगा वो देख लीजिए पहले तो। यहाँ पर से 25 तो कॉमन नहीं निकलेगा, पर यहाँ पर से 5 जरूर कॉमन निकल जाएगा, तो 5 को कॉमन निकाल लेते हैं, तो थोड़ा मेरा आसान हो जाएगा काम, ठीक है। तो 5 से ये 50 बार में, ये 25 नहीं, 5 चौके 20, 45 बार में, और ये 8 बार में, ठीक है। और यहाँ पर से x, ये 206 × 100, ठीक है। अब 95 और 8 103 होता है, 5 × 103 बराबर 206 × 100, ठीक है। यहाँ पर x भी है, 103 से 2 बार में कटेगा, ठीक है। और x की वैल्यू जो है वो 200/50, मतलब x की वैल्यू आ गई 40। तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या आप यहाँ से निकाल सकते हैं, x की वैल्यू 40 आ गई तो 40 से ये कितना हो जाएगा, 5x है, 9x है और 4x है, तो 40 बचे 200, 360 और 160, 200, 360 और 160। अब देखिए मैं अगर इस क्वेश्चन को करता तो क्या ऐसे करता, मैं अगर इस क्वेश्चन को करता तो क्या ऐसे करता, इस क्वेश्चन को नहीं करता मैं ऐसे, ठीक है।
देखिए मैं कैसे करता इस क्वेश्चन को, वो समझिए। मैं क्या करता कि यहाँ पर जो सिक्कों का रेशियो है वो है 50। इसको थोड़ा और छोटा कर लेते हैं। चलिए मैं क्या करता, ये तो फर्स्ट मेथड हो गया, यहाँ पर से सेकंड मेथड में बनाता। ठीक है, मैं कैसे सॉल्व करता इन क्वेश्चंस को वो देखिए। मैं क्या करता कि 50 25 और 10 है, 50 25 और 10 है, और अनुपात कितना है, 5 9 और 4 है। मैं ना यहाँ पर से कुछ कॉमन निकाल लेता और इसको रेशियो बना देता। तो इसका रेशियो बनता 10 5 और 2। ठीक है, रेशियो कितना बन जाता, 10 5 और 2, और 5 इसमें से बाहर रहता। ठीक है, और यहाँ पर जब मल्टीप्लाई करता तो 10 पचे 50, 9 पचे 45 और 4 दूनी 8, ये रेशियो बन जाता। और 5 तो बाहर था ही। ठीक है, इन सभी को ऐड करता और यहाँ पर x लगाता और इसकी वैल्यू लिखता 206 इंटू 100। एक मिनट, इसको थोड़ा सा अपन इधर ही लिखते हैं वरना बाद में दिक्कत हो जाएगा। चलिए, तो मैं क्या करता, एक बार फिर से आपको बता देता हूँ मैं क्या करता। देखिए सेकंड मेथड, इस मेथड को आप लोग कई बार जब कैलकुलेशन टफ हो जाएगा ना तब यूज करिएगा। ठीक है, जैसे आपको दिया था 50 25 और 10, तो आप इसका ना रेशियो ले लीजिए। कितना आएगा, 10 5 और 2। ठीक है, इसका रेशियो ले लिया और 5 को बाहर ही रखिएगा। और उसका भी रेशियो आपको दिया है 5 9 और 4। ठीक है, अब इन दोनों का गुणा करिए, 10 पचे 50 और 9 पचे 45 और 4 दूनी 8, और 5 ये जो बाहर था वो 5 बाहर ही रहेगा। और यहाँ पर एक x भी आ जाएगा यहाँ पर के कारण, इस वाले के कारण, 5x 9x और 4x के कारण। इसकी वैल्यू जो होगी वो होगी 206 इंटू 100। ठीक है, तो ये बनता है 103 इंटू 5 इंटू एक्स बराबर 206 इंटू 100। तो ये 103 से 2 बार में कट जाएगा और 5 से ये 20 बार में कटेगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 40। मतलब सिक्कों की संख्या क्या आ जाएगी, सिक्कों की संख्या क्या आ जाएगी बताइए, 200 360 और 160। बी फॉर बॉम्बे। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक थैली में समान संख्या में 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं। यदि इन सिक्कों का कुल मूल्य 35 रुपए है तो प्रत्येक सिक्के की संख्या होगी। अब देखो 1 रुपए को तो सबसे पहले पैसे में बदलना पड़ेगा, ये बात समझ जाना कि 1 रुपए को क्या लिखना पड़ेगा, 100 पैसा लिखना पड़ेगा, फिर 50 पैसा लिखना पड़ेगा, फिर 25 पैसा लिखना पड़ेगा। ठीक बात है। यदि इन सिक्कों का कुल मूल्य 35 रुपए है, अच्छा और क्या बोलता है, समान संख्या है, मतलब 1:1:1 में है। ठीक है, और कुल मूल्य कितना है, 35 रुपए, तो इनको मल्टीप्लाई करो, इनको पहले x मानो। तो 100 प्लस 50 प्लस 25, और बाहर में क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। और यहाँ पर से इसकी देखो x यहाँ पे मानते हैं, जो संख्या दिया हुआ रहता है ना, अनुपात जो रहता है, जैसे समान संख्या, समान संख्या का मतलब क्या हुआ, समान संख्या का मतलब ये हुआ कि ये जो है वो x अनुपात x में है। ठीक है, तो इसका मल्टीप्लाई डायरेक्ट यहां पर से करेंगे और x को बाहर ले लेंगे और ये 35 इंटू 100 के बराबर होगा। ठीक है, तो ये 175, 175 x की वैल्यू 3500, मतलब x की वैल्यू 20, x की वैल्यू क्या आ गई, 20 आ गई, x की वैल्यू क्या आ गई, 20 आ गई। अब आपसे किसकी संख्या पूछा है, प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या क्या है, तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या कितनी है, 20 है। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। एक थैली में, एक थैली में रुपए 5 6 7 में यदि उनका कुल मूल्य 117 रुपए है तो 50 पैसों की संख्या में 25 पैसों के सिक्कों की संख्या का योग विभाजित नहीं होगा। इसको आप लोग बना सकते हैं। ठीक है,
इसको आप लोग करिए, ठीक है। ये होमवर्क रहेगा आप लोगों का, इसको करके बताइए मुझे, ठीक है। 5 6 7 में है, अनुपात है, तो इसको x मान लो। सिक्कों के क्वेश्चन में हम क्या मान लेंगे, x मान लेंगे, 5x 6x और 7x। और और सिक्के कितने दिए हैं, 100 50 और 25 पैसे के, 100 पैसे 25 पैसे और 50 पैसे। x को बाहर ही रखते हैं। तो अच्छा, यहां पर से भी कुछ कॉमन निकल सकता है, उसको भी बाहर रख सकते हो। तो यहां पर से जो है वो, यहां पर से क्या बाहर आ जाएगा, 4 2 और 1, ठीक है। तो 4 2 और 1 मतलब बाहर क्या आ गया, 25 बाहर आ गया। 4 2 और 1 मतलब क्या बाहर आ गया, 25 बाहर आ गया। और यहाँ पर क्या बाहर आ गया, 5 6 और 7 मतलब x बाहर आ गया। तो 25x तो बाहर है, और अंदर 5 चौके 20, 6 दूनी 12 और 7 एकम 7, ये अंदर है। इसकी वैल्यू कितनी है, 117। तो 20 12 32, 32 और 7 39, ठीक है। 20 और 12 32, 32 और 7 39, और यहाँ पर है 25x, और 117 को 100 से और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 117 × 100, तो 4 तिया 12 होता है। तो ये 3 बार में काटेगा इसको, और 25 इसको 4 बार में काटेगा। x की वैल्यू आ गई 12, ठीक है। x की वैल्यू क्या आ गई, 12। तो सिक्कों की संख्या निकाल लो। सिक्कों की संख्या ये है, सिक्कों की संख्या, संख्या और सिक्के, सिक्कों की संख्या और सिक्के, ठीक है। तो 12 जब मैं इसको करूंगा, 12 जब मैं इसको करूंगा तो क्या हो जाएगा, देखो सिक्कों की संख्या, 12 5 60, और 12 6 72, और 12 7 84। क्या पूछता है कि 50 पैसे के सिक्के और 25 पैसे की संख्याओं का योग विभाजित नहीं होगा। तो 72 और 84, ठीक है। देख लो, 4 से तो दोनों विभाजित हो रहे हैं, मतलब योग भी विभाजित होगा। 6 से भी दोनों विभाजित हो रहे हैं, 6 कम 6, 6 चौके 24, ठीक है। 6 कम 6, और 6 एकम 6, और 2 बच गया, तो 14 6 84 होता है, 12 6 72 होता है। 7 7 से अब देखते हैं एक बार, 7 और 8 15, 156। तो 7 7 से विभाजित नहीं होगा, ठीक है। 7 के द्वारा विभाजित नहीं होगा, दोनों का योग जो है वो 4 से विभाजित हो जाएगा, 6 से विभाजित हो जाएगा, और 7 से विभाजित नहीं होगा, मतलब 7 के द्वारा विभाजित नहीं होगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो सीजीपीएससी एससीएफ का क्वेश्चन है, 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे की सिक्के की संख्या। तो 1 रुपए मतलब 100 पैसे, और फिर 50 पैसे, और फिर 25 पैसे। इनका अनुपात ले लेते हैं, तो क्या आ जाएगा, 4:2:1, और बाहर में क्या रहेगा, 25, ठीक है। और सिक्कों की संख्या जो है वो 2x 5x और 8x। ये क्या है, कॉइन है, कॉइन है, और ये नंबर है, ठीक है। और यहाँ पर क्या आता है, वैल्यू आता है, ठीक है। ये किस अनुपात में है, 2 5 और 8। तो इन दोनों का परस्पर गुणा करते हैं, इन दोनों का परस्पर मल्टीप्लाई करते हैं। तो 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, और 8 एकम 8, ठीक है। और इधर क्या हो जाएगा, 25 25x, ठीक है। 25x, इसकी वैल्यू कितना दिया है, 1950 रुपए दिया है, तो 1950 हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए, 8 8 16 और 10 26, 26 × 25x बराबर 1950, ठीक है। x की वैल्यू नहीं, 25 से इसको डिवाइड करते हैं, तो 25 से कितनी बार में जाएगा, 25 सत्ते 175 होता है, और 25 अठे 13 दूनी 26, और 13 छक 78, मतलब x की वैल्यू जो है वो 3 आ जाएगी। x की वैल्यू 3 आ जाएगी, और x की वैल्यू जब 3 आएगी, तो प्रत्येक प्रकार की सिक्कों की संख्या 6 15 और 3 दूनी 6, 3 5 15, 3 8 24, 6 15 और 24 हो जाएगा, ठीक है। समझ रहे हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा अब समझना,
अब समझना कि जब सिक्कों की संख्या के अनुपात के स्थान पर उनके कीमत का अनुपात दिया हो। अब देखो एक थैली में 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे, कुल 340 सिक्के हैं। मतलब 100 पैसे, 50 पैसे और 25 पैसे। ठीक है। और यहाँ पर ये जो होता है, ये क्या होता है, कॉइन होता है। ठीक है। और इनका जो नंबर होता है, ये जो टोटल नंबर है, ये टोटल नंबर 340 है। और इसकी जो वैल्यूएशन है, कॉइन और नंबर, इसकी जो वैल्यूएशन है उसका अनुपात 5:4:1 है। समझ रहे हैं? समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? समझ रहे हैं। ठीक है। तो इसमें इसका अनुपात ले लेते हैं। पहले इसका अनुपात लेंगे तो क्या आएगा, इसका अनुपात लेंगे तो क्या आएगा, इन सिक्कों की संख्या ही पूछा है ना, तो 4:2:1 आएगा। अब यहां पर जो वैल्यू आती है, 4 में किसका गुणा करूंगी, 5 आए, मतलब 5/4 का गुणा करना पड़ेगा। देखो 4 में 5/4, मतलब इसको पहले लिखो फिर इसको नीचे लिखो, इसको ऊपर लिखो इसको नीचे लिखो, और इसको ऊपर लिखो इसको नीचे लिखो। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो तो 5/4, 4/2 और 1 अनुपात है। ठीक है। यहाँ पर दिक्कत क्या है बताओ, यहाँ पर जो है ना सिक्कों के कुल 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 340 सिक्के दिए हैं, ना कि 340 रुपए दिए हैं। नीचे वाली वैल्यू का मान नहीं दिया है, यहाँ पर अनुपात का मान दिया है। इसको सॉल्व करेंगे तो 5:8:4 आ जाएगा। ठीक है। मतलब 8×5 = 13 और 4 = 17, 17 की वैल्यू 340 है। 17 की वैल्यू 340 है, मतलब एक की वैल्यू 20 है। मतलब इन सिक्कों की संख्या जो है वो 20×5 = 100, 20×8 = 160 और 20×4 = 80। 100, 160 और 80 है। ठीक है। अभी और क्वेश्चंस लेंगे तो घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है। चलिए, एक थैली में 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे। ठीक है। तो 1 रुपए मतलब 100 पैसे, 50 पैसे और 25 पैसे अनुपात लेंगे तो 4:2:1 आएगा। ठीक है। अब कुल सिक्के जो है वो 280 है। ठीक है। यहाँ पर कॉइन का नंबर दिया है, कॉइन का नंबर दिया है। यहाँ पर जो है वो कॉइन दिया है, ये कॉइन दिया है, और यहाँ पर क्या दिया है, वैल्यू दिया है। ठीक है। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या पूछा है, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, तो कैसे निकालते हैं 50 पैसे के सिक्कों की संख्या। तो यहाँ पर क्या करते हैं, वैल्यू का अनुपात दे दिया है आपको 8:4:3। तो पहले इसको लिखते हैं, ये वाले 8 को ऊपर लिखते हैं और इस वाले 4 को नीचे लिखते हैं, 8/4। फिर इस 4 को ऊपर लिखते हैं, इस 2 को नीचे लिखते हैं, इस 3 को ऊपर लिखते हैं, 1 को ऊपर लिखते हैं। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 8/4, 4/2 और 3/1 को सिंप्लीफाई करते हैं तो 8, 8 और 12 आ जाएगा। ठीक है। 8 और 2 दूनी 4, हाँ 4 दूनी 8 और 3 चौके 12। ठीक है। इसको काटेंगे तो 1:1 नहीं, 2:2:3 आ जाएगा। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या पूछा है, कुल 280 सिक्के हैं, मतलब 7 की वैल्यू जो है वो 280 है। तो आपको कितने की वैल्यू चाहिए, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या चाहिए। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 2 है, तो 7 चौके 28, 40 दूना 80 आ जाएगा आपका आंसर। वैसे इस क्वेश्चन को आप डायरेक्ट भी कर सकते थे। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। चलो, 5783 रुपए को राम श्याम एवं अशोक के बीच इस प्रकार बांटा जाता है कि उनके हिस्सों से क्रमशः 28 रुपए, 37 रुपए और 18 रुपए कम कर दिए जाएं, तो उनकी उनकी राशि का अनुपात 4, 6 और 9 है। तो राम का हिस्सा ज्ञात कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट टाइप, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है। देखो अगर इसका ट्रिक नहीं पता है आपको तो बड़ा दिक्कत होगा बनाने में। अब एक बात समझना कि 5783 रुपए को किसमें बांटना था, राम श्याम और अशोक के बीच में बांटना था। यदि उनके हिस्से से, मतलब अगर मैं ये बोलूं
अगर मैं ये बोलूं कि इनके हिस्से से क्रमशः 28 रुपए, 37 रुपए और 18 रुपए कम कर दिए जाएं, तो इनका अनुपात 4:6:9 हो जाता है। तो राम का हिस्सा कितना होगा? तो आपको इसको करने का एक बहुत ही जेंटलमैन तरीका बताता हूं कि देखो, कभी भी आप देखोगे ना तो इन तीनों को देखो, एक्चुअली में क्या है कि 5783 रुपए को राम, श्याम और अशोक में बांटना था, ठीक है। पर राम श्याम का कम किया हुआ हिस्सा जो है 4, 6 और 9 है, तो 5783 में से कुल कितना कम करना है? इतना कम करना है। देखो 28, 37 और 18 को जोड़ोगे, 28, 37 और 18 को जोड़ोगे तो ये आएगा 83। मतलब आपको करना क्या है, मतलब आपको करना क्या है कि 5783 रुपए में से 83 रुपए को कम करना है। मतलब ये जो 5700 रुपए है उसी को इसमें बांटना है, राम, श्याम और अशोक में। हमेशा ऐसा ही होगा। अभी आने वाले क्वेश्चन में और देखेंगे, तो आने वाले क्वेश्चन में क्या होगा कि राम, श्याम और अशोक में कितना कितना बटेगा, कितना कितना बटेगा बताइए। तो 4, 6 और 9, मतलब 5700 रुपए, 6, 4, 10, 9, 19, 19 की वैल्यू 5700 है, ठीक है। तो आपको किसका हिस्सा पूछा है? राम का हिस्सा, मतलब 4 का वैल्यू निकाल लीजिए। 19 तिया 57 और 3 चौके 1200, पर 1200 राम का हिस्सा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जब राम के हिस्से में 28 रुपए कम किए थे तब राम का हिस्सा इतना आया था 1200। तो अब राम का हिस्सा, पहले वाला हिस्सा अगर यहाँ पर कम किया हुआ है तो ऊपर में जोड़ना पड़ेगा, मतलब 1228 रुपए राम का हिस्सा आ जाएगा, 1228 रुपए। अगले क्वेश्चन में देखेंगे कैसे क्वेश्चन को बनाते हैं। चलिए, तो अब देखो 2430 रुपया है, जिसमें 5, 10 और 15 कम करना है। तो 5, 10, 15 को जोड़िए, 5, 10, 15 को जोड़िए, कितना आया? 30 आया। अब 2430 में से 30 को कम कर दीजिए तो कितना बचा? 2400। और इसी को बांटना है 3, 4 और 5 के अनुपात में, 3, 4 और 5 के अनुपात में। किसका हिस्सा पूछा है? बी का हिस्सा, ए, बी और सी का हिस्सा, ठीक है। तो बी का हिस्सा पूछा है, तो 5, 4, 9, 3, 12, 12 की वैल्यू जो है वो 2400 है। 12 की वैल्यू कितनी है? 2400 है। 5, 4, 9, 3, 12 की वैल्यू 2400 है। तो बी का हिस्सा कितना होगा? 4, मतलब 200, मतलब 800। अब ये 800 तो होना ही नहीं है, 800 तो होना ही नहीं है, क्योंकि जो ये ए का हिस्सा है, ये बी का हिस्सा है और ये सी का हिस्सा, मतलब इतना इतना कम किया गया है एबीसी के हिस्से में से ना। देखो उनकी हिस्सों में से कम किया गया है, अगर कम किया गया है तो यहाँ पर जोड़ना है। 800 में क्या करना है? जोड़ना है। कम किया गया है तो जोड़ना है, कम तो जोड़ना है, कम तो जोड़ना है, ठीक है। तो कितना? 10 रुपए कम किया गया है, तो 10 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 810 रुपए। 10 ही रुपए तो कम हुआ है, तो इनमें से कोई नहीं इसका आंसर था 810 रुपए, ठीक है, बी का हिस्सा। अगला क्वेश्चन। चलिए, इस टाइप के क्वेश्चन को मैं अगले टाइप में लूंगा, 74 नंबर से क्वेश्चन को मैं अगले टाइप में लूंगा। अभी आप यहीं तक क्वेश्चन कीजिए, यहीं तक के क्वेश्चन कीजिए, ठीक है। इसको देखो, ये समझ में आया ना? ये समझ में आया ना? इसका एक बार और सॉल्यूशन कर देता हूं मैं। इसका एक बार और अच्छे से आपको समझा देता हूं मैं थोड़ा सा। चलिए, तो आपको करना क्या है? 5783 रुपए पहले था, इसमें आपको जोड़ना कितना है? 28 प्लस 37 प्लस 18, इनको जोड़ लेना है, तो ये आएगा 83 रुपए। अब 5783 में से 83 को कम कर देना है तो 5700 आएगा। इसको बांटना है किसमें किसमें? राम, श्याम और अशोक के बीच में। तो इनका अनुपात कितना है? 4, 6 और
9 का अनुपात है, 6 4 10 और 9 19, मतलब 19 की वैल्यू कितनी है, 5700 है। तो आपको कितने की वैल्यू निकालना है, राम का हिस्सा मतलब 4 की वैल्यू। तो ये आ जाएगा 1200, 19 दिया 57, 1200। अब यहाँ पर अगर कम करने बोला है, यहाँ पर अगर कम करने बोला है तो बढ़ाएंगे, कम तो प्लस, और प्लस तो, और ज्यादा तो ज्यादा, तो माइनस। ठीक है, वहां पर प्लस कर देंगे, ठीक है, वहां पर माइनस कर देंगे और यहाँ पर प्लस कर देंगे। कम तो प्लस, तो कम हुआ तो यहाँ पर 1200 में से कितना प्लस करना पड़ेगा, राम का हिस्सा कितना था 28 रुपए, तो 1228 आ जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए, तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, अगले लेक्चर में मिलते हैं। धन्यवाद। कैसा लगा आपको वीडियो, जरूर कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।